हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जैसे कि सबसे पहला वाला जो था द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, ये चला था 1885 से लेके 1907 तक। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे द असर्टिव फेज था वो चला था 1907 से लेके 1916 तक। और जो लास्ट वाला था द गांधीयन एरा वो चला था 1915 से लेकर के 1947 तक। सो बेसिकली हम लोग ये वाले चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली पूरा द अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में कि उन्होंने उनके बिलीव्स क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, डिमांड क्या था और ये सब कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस वॉज लेड बाय अ ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट। जो इनका टाइम पीरियड था वो था 1885 से लेकर के 1907 तक। जैसे कि इसमें जो बेसिकली जो लोग आए थे वो या तो लॉयर थे, टीचर थे, बेसिकली एजुकेटेड लोग ज़्यादातर इसमें थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इसमें से कोई भी 2-3 याद कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। इनके मतलब बिलीव क्या थे, थॉट प्रोसेस टाइप, यही सब कुछ। तो सबसे द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, हॉनेस्टी, ये सब था इनका। और जो दूसरा था, इट वॉज देयर होप दैट ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू इंडिया। और नेक्स्ट पॉइंट, दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स लाइक सोशल इल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब। मतलब इनका ये था कि ये देखते थे, बिलीव इनका ये था कि हम लोग ब्रिटिशर से, अंग्रेज़ों से मांगेंगे और वो इंडिया को होम रूल दे देगा बिना कुछ करे ही। और ये इनका ये भी थॉट प्रोसेस था कि लोग ये सोचते थे कि मतलब जैसे कि दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स। जैसे कि चाइल्ड मैरिज था, ब्रिटिश ने इसको काफ़ी रोकने की कोशिश की। और जो सती था ये सब क्लीन करने की कोशिश की गई। और इसके बाद और वो ये भी सोचते थे कि जैसे कि हम लोग, जैसे जो इंडिया का मतलब मेन जो कॉज है जिसके कारण इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है पहले, तो वो सोचते थे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इन सब के चक्कर में नहीं बढ़ पा रहा है वो देश आगे। और जैसे कि और इसमें ये भी है कि ये सोचते थे कि जैसे मतलब ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन को मदद करेंगे वेस्टर्न स्टाइल में गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो आप इसमें से कोई भी 3 याद कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मेन जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जो मेन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, मांग क्या थी। अ डिमांड फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। वो मतलब ये सोचते थे कि हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए जो ब्रिटिश रूल के अंदर आए, अंदर हो। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो है मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। मतलब अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड क्या थे। दे हेल्ड मीटिंग्स वेयर स्पीचेस वर मेड। ये बेसिकली वहाँ मीटिंग ज़्यादा करते थे जहाँ पे स्पीचेस मेड होती हैं। और इसके बाद दे मेड यूज़ ऑफ प्रेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये प्रेस का यूज़ करते थे जैसे कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से आता था। और इसके बाद ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, दे सेंड मेमोरेंडम्स एंड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये मतलब ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को कि पार्लियामेंट में ये मतलब हम नोटिसेस, एप्लीकेशंस भेजते थे। इनका मानना था कि ऐसे हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी। और मतलब ये यूज़ करते थे 3P का, जो कि प्रोटेस्ट, प्रेयर्स एंड पिटिशंस। और जो ग्रुप ऑफ इंडियन लीडर्स थे वो ब्रिटेन भी गए थे इसी के चलते। मेथड ये सब इसमें से मेथड है, आप इसमें से कोई 4 या फिर 5 याद कर सकते हैं। सो अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट।
द अर्ली नेशनलिस्ट क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग अमंग पीपल दैट दे बिलोंग टू वन कॉमन कंट्री इंडिया। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे तब के जो पीपल थे इंडिया के, उनके अंदर देश भावना मतलब उजागर कर दिया। मतलब जैसे कि उनके अंदर के जो भावना थी देश के प्रति वो ज़्यादा बढ़ा दिया कि हम सब एक ही कंट्री से हैं, ये सब कुछ। और नेक्स्ट पॉइंट, द अर्ली नेशनलिस्ट ट्रेंड पीपल इन पॉलिटिक्स। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो पीपल थे उनको पॉलिटिक्स में बुलाया, ये सब कुछ उन्हें सिखाया, ये सब चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट जो अब आने वाला है, दे एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो ब्रिटिश का नेचर था, ट्रू नेचर, वो पब्लिक के सामने ये लोग ले आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। इन 1865 ही फाउंडेड द लंडन इंडिया सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद W.C. बनर्जी। He presented his dream theory in his paper Poverty and Un-British Rule in India। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यह वाला पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे आ सकता है ड्रेन थ्योरी इज़ रिफर टू, जैसे किसने ये लिखा है, ये सब कुछ। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही प्रेजेंटेड हिज ड्रेन थ्योरी इन हिज पेपर पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नौरोजी वॉज थ्राइस इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें 3 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे आ सकता है हु वॉज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इन्होंने इन 1905 ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके चक्कर में ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी गए थे, मतलब फॉर इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के चक्कर में। और जो इन्होंने काम किया था, जैसे ही प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पासेज ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन। गोखले परसुएटेड गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया एंड जॉइन इंडियन पब्लिक लाइफ। ये इन्होंने गांधी जी को से बोला भी कि आप इंडिया आइए, और इंडियन जैसे कि चल ही रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, कि यहाँ के पीपल के साथ, पब्लिक के साथ आप भी आइए। और इसमें नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। Banerjee was the first Indian to qualify for the Indian Civil Service Examination। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने सबसे पहले IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, जो कि था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ही वॉज इलेक्टेड टू बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स के लिए बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे। ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876 में इन्होंने ये फाउंड किया था। और ही अपोज द आर्म्स एक्ट। और जो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इन्होंने एक बार 1883 में द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड कराया था। और इसी के साथ सबके कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं फिनिश। और बस इतने इस चैप्टर में इतना ही है। सो नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल को स्काई हेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुंच सकें।